किताबें पलट हैं। कहाँ तक हुआ था? लाइसोसोम बता दिए थे ना, हैं? लाइसोसोम तक हो गया था। इसको हम 2 दिन रिवीजन करवाए थे। कितना दिन? 2 दिन, ठीक ना। लाइसोसोम तक हो गया था। हाँ, राइबोसोम तक हो गया था। राइबोसोम बताए थे। आरबीसी में राइबोसोम अंतःप्रोद्दीपी जालिका नहीं पाया जाता है, ठीक ना। स्तनी के आरबीसी में राइबोसोम और अंतःप्रोद्दीपी जालिका नहीं पाया जाता है, ठीक ना। और राइबोसोम को याद क्यों करेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री के लिए। और राइबोसोम कहाँ अटकल आता है? ई आर 2 प्रकार के। ई आर कितने प्रकार के? एगो चिकनी, एगो खुदरी। तो किस पे अटकेगा? खुदरी पर चिपकल कौन आता है? राइबोसोम। इसका काम क्या है? प्रोटीन के फैक्ट्री, ठीक ना। चलिए अब आते हैं, आज स्टार्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, श्री 108 माइटोकॉन्ड्रिया महाराज की जय हो। ठीक, चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का ही एक नाम है सूत्रकणिका। इसी का नाम क्या है? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में कहते हैं भैया सूत्रकणिकाएं। अभी स्पीडी करवाए थे एकदम शांति से। स्पीडी चलेगा एकदम शांत माहौल होके, एकदम शांत, एकदम। लेकिन जैसे लूसेंट आएगा ना, उससे सब कुछ चेंज। रे एनर्जेटिक होको रहेगा, क्या है मतलब? लगता है क्या? आगे चलो। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? सूत्रकणिकाएं। कहीं भी कभी लिख देगा सूत्रकणिका, ये नहीं कहना आज ले जिंदगी में पढ़ ले नहीं है, ठीक ना। उसी को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ भैया, बहुत बोलते हैं आप लोग। 17 को टीचर के पास जाके जीएस का कोर्स करेंगे। जीएस का कोर्स करते जानते हैं? लूसेंट के बारे में कुछ हुआ है? लूसेंट सबका बाप है। कोई टीचर के पास पढ़ लीजिए, ठीक ना, उसका 90% जो है ना लूसेंट में है, ठीक ना। या कोई एग्जाम जाकर दीजिए, ठीक ना, उसका 90% क्वेश्चन मिलेगा आपका लूसेंट में। हाँ, बस रहते इसका पढ़ने का तरीका आपको जानना चाहिए। जैसे साइंस, रेलवे, अगर रेलवे का आप पर्सनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो लूसेंट के साथ हम कहेंगे थोड़ा 9-10 का बुक पढ़िए। हाँ, लेकिन लूसेंटो को जो एकदम थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेगा, समझ के, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन लूसेंट को अगर समझ के पढ़ेगा तो लूसेंट से बेस्ट कोई नहीं है। अगर कोई टीचर का आप नोट्स उलट के देख लीजिएगा, ठीक ना, वो आपके एग्जाम के पेपर का क्वेश्चन लड़ा देगा तो लूसेंट भी लड़ा देगा। ये भी दावे के साथ है। कोई भी अधिकांश टीचर, अब आईएएस का हम बात नहीं करें। अब आप कमेंट में नहीं चिपका दीजिएगा सर आईएएस नहीं, वनडे एग्ज़ाम किसका बात करें? वनडे एग्ज़ाम का बाप है लूसेंट, ठीक ना। चाहे आप कुछ भी करें, आप अपने मन के शांति के लिए, आत्म सुख के लिए जो है ना, आप क्लास लीजिए, जो करना कीजिए। लूसेंट पढ़ने का क्षमता नहीं है, याद करने का क्षमता नहीं है, तो वो सब कमजोरी का निशानी है। लेकिन हाँ, जो लूसेंट कर लेगा, जीके उससे ऊपर नहीं है। वनडे के लिए याद रखिएगा। अब बिहार का तो रामबाण है। बिहार का जितना भी क्वेश्चन का सेटर है, सब प्यार करके रख ले लूसेंट को। पहला प्यार है बिहार के सेटर का लूसेंट, याद रखिएगा। चलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं बीच, आज बोल रहे हैं, ठीक ना। बीच बीच में बोलना भी चाहिए। चले ना? हाँ, चलते हैं। नहीं हो बोलिएगा तो फिर भी चलेंगे। चलिए, हाँ, बातें कर रहे हैं हम किसका? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं सूत्रकणिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सूत्रकणिकाएं। कुछ न जानिए तो एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस है। ऊर्जा का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। आपका ऊर्जा का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ा जो है ना फैक्ट्री कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, इसका खोज किया था किसने जानते हैं? अल्टमैन ने। इसका खोज किया था अल्टमैन ने। और इसको कहा था बायोब्लास्ट। क्या कहा था? बायोब्लास्ट। क्या कहा? नहीं मिलेगा लूसेंटवा में, वहाँ नहीं लिखा होगा बायोब्लास्ट, लिखा लेने का में कहा, ठीक ना। तो अल्टमैन ने खोज किया और कहा बायोब्लास्ट, नहीं कहेगा
अब देखो जिसको एनर्जी हो जाता है तो ब्लास्ट में करने लगता है, ज़्यादा एकदम खा पी लेगा ना तो अखड़ले चलेगा है, किससे हम लड़ जाएं, ठीक ना। तो इसीलिए नाम दिया उसे बायो ब्लास्ट, क्या देगा। लेकिन मेंडा ने इसका नामकरण रखा माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा ने इसका नामकरण रखा माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझे, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। इसे कहते हैं श्वसन का स्तर, श्वसन का स्तर, ठीक ना। और अब श्वसन हो रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, तो शरीर के अंदर जो ऊर्जा मिलेगा, शरीर के अंदर जो ऊर्जा मिलेगा ऑक्सीकरण से, कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण, हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलेगा कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से। इधर आइए, सब यहाँ नहीं आ जाइएगा, अपने दिमाग को इधर लेके आइएगा। जानते हैं शरीर में जो ऊर्जा की प्राप्ति होता है किससे, ऑक्सीकरण से। किससे होता है, ऑक्सीकरण से। इस ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा नहीं लिखल है वहाँ, 36 ATP। कितना ऊर्जा प्राप्ति होगा, 36 ATP। ये ATP का है, जैसे आप लोग बल को मापते हैं न्यूटन से, उसी प्रकार शरीर के अंदर का ऊर्जा मापेंगे कौन चीज़ से, ATP से। और यहीं से एगो दरोगा का क्वेश्चन है, SI में क्वेश्चन पूछा लेंगे तो जाकर प्रीवियस ईयर पलट के देख लीजिएगा। इसमें से जानते हैं 36 ATP में से 34 ATP का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र के द्वारा। किस चक्र से, क्रेब्स चक्र से होता है 34 ATP का निर्माण, ठीक ना। और 2 ATP का निर्माण होता है अनऑक्सी श्वसन से। किस श्वसन से, अनऑक्सी। आगे हम बताएंगे, आगे जाएंगे ना तो बताएंगे श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। बात समझे कि नहीं, कि हम क्या बोले, जैसे हमारे बल को मापते हैं न्यूटन में, और हम कितना बोले हैं 36, हम अभी बोल रहे हैं 36, हम अभी बोल रहे हैं, वहाँ 38 लिखा लेगा। है हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया से कितना ऊर्जा का निर्माण होगा, 36 ATP। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस को भी जोड़ दीजिएगा, उसका 2 तो हो जाएगा कितना, 38 ATP, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। और इसमें जानते हैं कुछ DNA, कुछ RNA और कुछ प्रोटीन संश्लेषण भी होता है। कुछ DNA का निर्माण होता है और कुछ RNA का निर्माण होता है और कुछ प्रोटीन संश्लेषण भी होता है। बस समझे ना, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ DNA, कुछ RNA और कुछ प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी आवश्यक घटक इसमें मिलता है। कुछ DNA के लिए, कुछ RNA के लिए और कुछ प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो विभाजित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो विभाजित होता है विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया जो विभाजित होता है विखंडन के द्वारा। और एक क्वेश्चन सुन लीजिए, ए भैया सुना नहीं हो, DNA जो पाया जाता है केंद्रक में, DNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। लेकिन DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित ववक में भी पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक। पहले DNA पाया जाता है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में। ऐसे DNA का घर कहाँ है, केंद्रक है। इसके अलावा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी और हरित लवक में भी पाया जाता है, ठीक ना। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में सब कुछ जान गए। एक बार फिर से फोल्डर बना देते हैं, ये तो हम बता दिए, अब फोल्डर बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ए भैया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज क्या, अल्टीमेट में, क्या अल्टीमेट ने, और इसका नाम क्या रखा, बायोब्लास्ट। इसको बोला बायोब्लास्ट। और फिर आके
आया बेंडा, बेंडा आया, कहा इतना ही नहीं बायोब्लास्ट नहीं के बा, ई माइटोकॉन्ड्रिया बा, ई कौन सी बा, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसे कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा का जनरेटर है, एनर्जी का कौन सी है, जनरेटर, भूखल के लिए पावर है। अब देखो उस ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर में कैसे होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। और कितना एटीपी ऊर्जा देगा, 36 एटीपी देगा। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे 38 एटीपी, लेकिन आप वो पढ़िएगा श्वसन में जाके इसको विस्तार से, 2 एटीपी आएगा आपका अनऑक्सी श्वसन का जुटेगा, ठीक ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ें, यहीं तक बताए थे ना। और कुछ डीएनए का भी निर्माण होगा, कुछ आरएनए का निर्माण होगा, कुछ डीएनए का और कुछ आरएनए का, और कुछ प्रोटीन संश्लेषण भी होगा। बात समझे कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, इसी को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक। ये सब लुसेंट का बातें जो है ना जल्दी पढ़ता है तो पता नहीं चलता इसमें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो हम आपको सिखाएंगे। सुनिए, पहले आप यहाँ काहे जुटिएगा, तो हम बताएंगे क्या पढ़ना है लुसेंट में, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्या हमको छोड़ना है, वो हम बताएंगे क्या छोड़ना है आपको, और उसमें से पढ़ना क्या है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ बातें जो लुसेंट में नहीं दिया है, अब वो सुन लीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा हेडिंग से, माइटोकॉन्ड्रिया जो दोहरी झिल्ली वाला होता है, कितने झिल्ली होता है, दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने झिल्ली होते हैं, दोहरी झिल्ली। तो उसके दोनों झिल्ली के बीच में जो है ना कोशिका द्रव होता है, दोनों झिल्ली के बीच में क्या होता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक ना। तो कोशिका, इसका जो भीतरी झिल्ली होता है, भीतरी झिल्ली में मैट्रिक्स भरा रहता है, भीतरी झिल्ली में क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स। और उसी मैट्रिक्स में जो ना क्रिस्टली रहता है, उसी मैट्रिक्स में क्या रहता है, क्रिस्टली, क्या रहता है, क्रिस्टली, उसी मैट्रिक्स में क्या रहता है, क्रिस्टली। और उसी क्रिस्टली में जो है ना वो एंजाइम रहता है जो शरीर को जो है उसी क्रिस्टली में ऊर्जा के लिए जो है ना, ऊर्जा के लिए एंजाइम रहता है वही क्रिस्टली में। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, क्रिस्टली की रचना जो है, क्रिस्टली रचना जो किस में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टली रचना कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। आगे बढ़ें, समझे। इसी क्रिस्टली में श्वसन के संबंधित एंजाइम पाया जाता है। तो वही तो हो गया ना, पावर, पेट्रोल चलेगा कैसे। चलिए आइए, अब आते हैं गोल्जी का, अब आते हैं गोल्जी का, अब आते हैं गोल्जी का। गोल्जी काय की खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। ये कहाँ का वैज्ञानिक था, इटली का, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। अब देखिए, अगर शॉर्ट में आगे बढ़ना है तो इसका काम क्या है, गोल्जी काय का काम क्या है, यातायात प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिंगल का काम करता है, के आएगा के नहीं जाएगा, बात समझें। ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करता है, यातायात प्रबंधन का। तो गोल्जी काय का काम क्या है, यातायात का प्रबंधन करना। गोल्जी काय का काम क्या है, यातायात का प्रबंधन करना। आई प्रोटीन, अब कुछ अन्य पदार्थों को पैकिंग करके जो है ना, प्रोटीन और कुछ अन्य पदार्थों को पैकिंग करके जो है ना, ये पुट्टिकाएँ पहुंचाती है। प्रोटीन और कुछ अन्य पदार्थों को पैकिंग करके इसका पुट्टिकाएँ जो है ना पहुंचाता है, पुट्टिकाएँ पहुंचाती है दूसरे जगह, ठीक ना। तो कौन पदार्थ को जो कौन पदार्थ को लेके जाएगा, कौन पदार्थ को नहीं लेके जाएगा, इसीलिए कहा जाता है यातायात प्रबंधन। ट्रैफिक सिग्नल के तरह काम करता है। यातायात प्रबंधन मतलब होता है मेजरमेंट, ट्रैफिक को मेजरमेंट करता है, बात समझे, नियंत्रित करता है, ठीक, बात समझे कि नहीं। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, गोल्जी उपकरण का खोज कौन किया, कवियों ने पूछेगा, काय को नामे में है गोल्जी, केमिको गोल्जी ने। किसने किया था, केमिको गोल्जी ने। तो यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछने का संभावना है, इसका काम क्या है, यातायात प्रबंधन, ठीक। प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पैकिंग करके इसकी पुट्टिकाएँ जो है ना, गोल्जी काय को देखिएगा ना, तो गोल्जी काय का जो है आकृति होता है, गोल्जी काय का समझिए,
गोल्जी काय की आकृति ऊपर ऐसे ऐसे जो आप लोग फूल पत्ती नहीं बनाते हैं, हैं ऐसे ऐसे फूल पत्ती, तो उसी को कहते हैं पुट्टिकाएँ। उसी को क्या कहते हैं? पुट्टिकाएँ। अब पुट्टिकाएँ जो है ना जुड़ा रहता है ई आर से, जुड़ा रहता है किससे? ई आर से। और ई आर का काम होता है कोशिकीय पदार्थ का संचरण करना, उसका काम होता है कोशिकीय पदार्थ का संचरण। तो यही उससे जुड़ा हुआ रहता है, तो ई भी कोशिकीय पदार्थ का क्या करता है? संचरण करता है। और उसके नीचे ऊपर हो गया ऐसे ऐसे फूल पत्ती बनाते ना, ऐसे ऊपर फूल पत्ती वो हो गया, और नीचे ऐसे कुंडित रचना आता है, ऐसे ऐसे कुंडित हुई ऐसे रचना रहता है, कुंडित हुई रचना रहता है, ऐसे नीचे ऐसे कुंडित रचना रहता है, ऐसे नीचे कुंडित हुई रचना रहता है, ठीक ना। और उसके बाद ऐसे कुंडित रचना हो गया, ऐसे ऐसे रबर जैसा होता है ना रबर, तो दो रबर को सटा दीजिए, आप जो माथा में रबर लगाता है ना, दो रबर को ऐसे सटा दीजिए, तो ऐसा नहीं आकृति होता है। बीच में ऊपर हो गया पुट्टिकाएँ ऐसे, अब बीच में हो गया ऐसे ही ढेरी होता है, और उसके बीच में होता है ऋत्तिकाएँ, उसके बीच में होता है ऋत्तिकाएँ। तो बोलेगा ऋत्तिकाएँ जो है ना कहाँ पाया जाता है? तो गोल्जी काय में। ऋत्तिकाएँ कहाँ पाई जाती है? गोल्जी काय में, हाँ ऋत्तिकाएँ, ठीक ना। और उसको कहते हैं सिस्टली, वो जो ऐसे लबर कहते हैं ऐसी रचना होता है उसको कहते हैं सिस्टली। क्या कहते हैं? सिस्टली। उसको क्या कहते हैं? सिस्टली। उसको क्या कहते हैं? सिस्टली। क्या कहते हैं? सिस्टली, ठीक ना। बात समझे? तो ऋत्तिकाएँ और पुट्टिकाएँ और सिस्टली ये सब कहाँ पाए जाते हैं? गोल्जी उपकरण में। कहाँ पाए जाते हैं? गोल्जी। दिया हुआ है, सिस्टली दिया हुआ है, नहीं दिया होगा, वहाँ नहीं दिया होगा, ठीक ना। दिया हुआ है? नहीं, लुसेंट में नहीं दिया हुआ है, लुसेंट में नहीं दिया हुआ है। बात समझे कि नहीं? तो पूछेगा पुट्टिकाएँ रचना कहाँ होता है? गोल्जी उपकरण में। सृष्टि रचना कहाँ होता है? ऋत्तिकाएँ कहाँ पाया जाता है? गोल्जी काय में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यातायात प्रबंधन का काम किसका है? यातायात का प्रबंधन का काम गोल्जी काय। बात समझे? सबसे मुख्य क्वेश्चन है, यातायात प्रबंधन का काम कौन करता है? गोल्जी काय। यातायात प्रबंधन का काम कौन करता है? गोल्जी काय। यातायात प्रबंधन का काम कौन करता है? गोल्जी काय, ठीक ना। इसमें निर्माण होता है कोशिका भित्ति और लाइसोसोम, इसमें क्षमता होता है लाइसोसोम और कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम और कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम और कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, लाइसोसोम और कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, ठीक नाम लिखा लेना ये। हाँ कोशिका भित्ति, सॉरी कोशिका झिल्ली बोला गया। कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। अब कोशिका भित्ति बनी होती है लिपिड की, हम पहले पढ़ाए हैं, कोशिका भित्ति बनी होती है लिपिड की, इसीलिए ये जो है ना ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। किसका? ग्लाइकोलिपिड का है कि इसमें बनाने का क्षमता किसका है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनाएगा तो कोशिका भित्ति बना होता है किसका? लिपिड का, तो इसीलिए ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। और राइबोसोम से निमित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो समझ लो 5 क्वेश्चन, अब ज़्यादा कुछ ना, बस इसको अंतिम रूप देते हैं, फोल्डर बना देते हैं दिमाग में। इसके विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में। पहले गोल्जी उपकरण की खोज किसने किया था? केमिको गोल्जी। दूसरा, यातायात प्रबंधन का काम कौन करता है? गोल्जी का। कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण, यही गोल्जी का है, ठीक ना। कौन करता है? कोशिका भित्ति। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी का। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी का। चूंकि कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति बना होता है लिपिड का, तो ग्लाइकोलिपिड भी बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड भी बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड भी बनाएगा, और ग्लाइकोप्रोटीन भी। तो 4 निर्माण करता है। कितने निर्माण करता है? 4 निर्माण में क्या क्या हो गया? 4 निर्माण क्या क्या हो गया? 4 निर्माण क्या क्या हो गया? पहला निर्माण कोशिका भित्ति, पहला निर्माण कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बना होता है लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड। कोशिका भित्ति बना होता है लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड। कोशिका भित्ति बना होता है लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड। दूसरा लाइसोसोम। तो इसीलिए लाइसोसोम कहता है, तो अगला हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। ये चारों का निर्माण करता है यातायात प्रबंधन। बस इतना का पढ़ना है और मस्त रहना है, बिंदास रहना है। और 3 रचनाएं, पुट्टिकाएँ कहाँ पाया जाता है? गोल्जी उपकरण में। पुट्टिकाएँ कहाँ पाया जाता है? और सृष्टि कहाँ पाया जाता है? गोल्जी काय में। और ऋत्तिकाएँ कहाँ पाया जाता है? ऋत्तिकाएँ गोल जैसा रचना होता है जिसके बीच में कुछ भी नहीं पाया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया 2 पॉइंट समझा दिए एकदम पूरा बढ़िया से, एकदम ऐसा कि लगे जो हाँ आप लोग को पढ़ा रहे, रटवा नहीं रहे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्जी काय हो गया। चलिए अब आते हैं लाइसोसोम। इसकी खोज किया था डी डुबे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे।
डी डूबे। लाइसोसोम की खोज, इसमें दोहरी झिल्ली नहीं होती है, एक हरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली नहीं होती है, एक हरी झिल्ली होती है। याद रखिएगा, दोहरी झिल्ली नहीं होती है, एक हरी झिल्ली होती है, ठीक ना। और गोल्जी का ध्यान से, इसका निर्माण संश्लेषण विधि द्वारा गोल्जी उपकरण में होता है। अब ये हमने बताए हो, गोल्जी उपकरण में नहीं निर्माण होता है लाइसोसोम का। किस विधि से होता है? संश्लेषण विधि से। किस विधि से? किस विधि से? तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? संश्लेषण विधि से। कहाँ? गोल्जी का में। अभी तुरंत पढ़ लिए हैं, अब समझो, आगे समझ लो बाबू रे, बाबू समझो आगे। जल अपघट्य एंजाइम, जल अपघट्य एंजाइम जैसे दे गया हाइड्रोलाइपेज, लाइपेज, प्रोटोसेज, कार्बोहाइड्रेज, ये सब जल अपघट्य एंजाइम है। तो सुनो पहले, बोले सर जी इतना याद रखेंगे ना, हो इतना याद नहीं रखना है। ये सब जो एंजाइम है, ये सब जो एंजाइम है, हाइड्रोलाइपेज, लाइपेजोसेज, ये सब जो एंजाइम है, ये सब जीव द्रव को जो निगलने वाला एंजाइम है, जीव द्रव को नष्ट करने वाला एंजाइम है। ये सब जो है जीव द्रव को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ये सब एंजाइम जीव द्रव को क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसीलिए जब जीव द्रव को नष्ट कर दिया, हम जीव द्रव के बारे में क्या बताए थे? हमारे जैविक क्रियाएं किस पर निर्भर करती है? जीव द्रव पर। जब जीव द्रव नष्ट हो गया तो क्या हो गया? कोशिका मर जाएगा ना, कोशिका क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसीलिए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आत्मरक्षा की थैली, सुसाइड नोट। बात समझे हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, काहे कि जीव द्रव को नष्ट कर देता है, जीव द्रव को नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम। बात समझे कि नहीं? लिखल होगा कहीं, आत्महत्या की थैली। हाँ, आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, इसको बात समझ में आ गया? काहे कि जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है जो जीव द्रव को नष्ट कर देता है, जीव द्रव को नष्ट कर देता है। बात समझे? तो लाइसोसोम के विषय में क्या क्या जानना है बाबू? लाइसोसोम की खोज कौन किया है? डी डूबे। इसमें जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है जो जीव द्रव को नष्ट कर देता है, जीव द्रव को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, इसीलिए कहते हैं आत्महत्या की थैली। आई लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होगा बाबू रे? लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होगा? गोल्जिका में। कहाँ होगा? गोल्जिका में। कहाँ होगा? गोल्जिका में। बात समझे? इसमें जो है ना जल हत्या एंजाइम जो है वो क्या क्या काम करता है? प्रोटीन का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल सबका पाचन करेगा। यही किसका किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इस सबका क्या करता है? पाचन। सबका क्या करता है? पाचन। यही पाचन सुने पहले, यही पाचन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो जाता है ना, आज कहता है ना अब हम मर जबो, अब हम क्या करबो? मर जबो, ज़्यादा तू थका दिले हमरा, ज़्यादा तू क्या करना? थका दिले, अब हम मर जबो, अब बहुत परेशान कर दिला। तो क्या कहता है? कोशिका नहीं कहता है, कोशिका जो है ना, कोशिका मरते रहता है, नया कोशिका का निर्माण होते रहता है। इसलिए कहता है प्रोटीन बच्चा सबको पहुँचा देता है टीबी में, ठीक ना, प्रोटीन खिलाओ। तो जो हम लोग चलते हैं, थकते हैं, तो मेरा कोशिका क्या होता है? मृत हो जाता है। बात समझे हैं? तो कोशिका जो मृत होता है उसमें सहन नहीं कर सकता है कौन? जीव द्रव जो है ना, जीव द्रव को नष्ट करने वाला एंजाइम सक्रिय हो जाता है। बात समझे हैं? जीव द्रव को नष्ट करने वाला एंजाइम लाइसोसोम में क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। तो हमारे कोशिका को क्या कर देता है? मार देता है। फिर से हम खाते पीते कोशिका नया कोशिका का निर्माण होता है, ठीक ना। बात समझे? हाँ, ये जो काम करता है ना जल अपघट्य एंजाइम, जो काम करता है वो अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम, यानी कि एसिड में। तो एसिड में चलिए आगे बढ़ें। और क्या कहता है? स्तनधारियों में स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। स्तनधारी के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारी के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, समझे? अब बताइए डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरितद्रवक में। बात समझे? और हम स्तनधारी के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखो अब देखो एकदम बात सही है। आरबीसी जो हमारा ब्लड है, आरबीसी में अगर लाइसोसोम बोलेगा थक गलियों, हम बहुत थका रहा है, हम बहुत दौड़ा रहा है, हम थक गलियों,
ब्लास्ट कर दें तो पूरा खूने को खराब कर देगा, पूरा खूने को क्या करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अम्लीय एंजाइम पाया जाता है, ये जो काम करता है अम्लीय एंजाइम, मतलब पूरा खूने को मेरा खराब कर देगा। इसीलिए बड़ा सोच समझ बोला तू यहाँ मतलब तू उधरे रह, साइडे रह, खून में मत रह, तू आरबीसी में मत तू रह, ठीक ना। इसीलिए आरबीसी में लाइसोसोम ये आप ये बता दी ना, तो आप लोग ऑप्शन में छांट दीजिएगा। आरबीसी में नहीं पाएगा, ये खुनवा में पाया जाएगा लाइसोसोम, या ये मर जाएगा तो मैं खून में खराब हो जाएगा ना, तू ना रहेगा, ठीक ना। तो लाइसोसोम जो है ना आरबीसी में नहीं पाया जाता, स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। अब आते हैं लवक। अब क्या आते हैं, लवक। लवक किस में पाया जाता है, पादप में। लवक किस में पाया जाता है, पादप में। लवक किस में पाया जाता है, पादप में। और लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। क्रोमोप्लास्ट, पहला हो गया क्रोमोप्लास्ट, जिसको कहेंगे हम हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट और लुकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लुकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक ना। और एक हो गए लुकोप्लास्ट, एक है लुकोप्लास्ट, ठीक ना। अब आते हैं हरित लवक या क्रोमोप्लास्ट। इसका रंग कैसा होता है, हरा। इसका रंग कैसा होता है, नामे है हरित लवक, तो हरा रंग, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हरे रंग का क्या पाया जाता है, पनहरित। हरे रंग का क्या पाया जाता है, पनहरित, जो कि प्रकाश संश्लेषण और भोजन बनाता है। उसका काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन बनाना। बात समझें, तो हरित लवक का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो उसी से क्या बनेगा, भोजन बनेगा, ठीक ना। तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, भोजन का निर्माण करना, और इसी के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा, ठीक ना। हरा रंग का रंजक पाया जाता है। अब आते हैं ओ पत्तियों का रंग पीला, केरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग पीला केरोटीन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवर्णी लवक, कौन सा लवक, अवर्णी, जिसको कहते हैं लुकोप्लास्ट। सुनो पहले, अवर्णी, नामे है अवर्ण, इसका कोई वर्ण नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा। बताइए प्लांट में कौन सा भाग में रंग नहीं होता है, जड़ में। कहाँ, जड़ में। कहाँ, जड़ का कोई रंग होता है नहीं। इसीलिए ये पौधे के उन भागों के कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से वंचित हो, जैसे जड़ों में, भूमिगत तना में। तो ये कहाँ पाया जाता है, लुकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, भूमिगत तना और जड़ में। लुकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, जड़ और भूमिगत तना। कहाँ, जड़ और भूमिगत तना। अवर्णी लवण कहाँ पाया जाएगा, जड़ और भूमिगत तना, याद रखेगा। अब आते हैं वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, तो वर्ण कहाँ है, रंग कहाँ होता है, फूल में ना। रंग कहाँ होता है, फूल में। तो रंग, ये रंगीन होते हैं। ये कैसा होता है, रंगीन। तो क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, रंगीन। तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा रंगीन भाग, पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गया, बीज हो गया, ये सब में। बात समझे, पुष्प हो गया, पुष्प का रंग न चेंज होता है, हाँ, पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गया, बीज में। तो ये रंगीन भाग में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट कहाँ, रंगीन भाग में। क्रोमोप्लास्ट, सुनो पहले, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ, भोजन बनाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, भोजन बनाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, भोजन बनाएगा। लेकिन लुकोप्लास्ट कहाँ, जड़ में। लुकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, और क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, रंगीन, रंगीन में। कहाँ, रंगीन। रंगीन क्या हो गया, फल हो गया, फूल हो गया। बात समझे, फल हो गया, फूल हो गया, इस सब में पाया जाएगा क्रोमोप्लास्ट। चलिए अब देखिए वर्णी प्लास्ट के कुछ उदाहरण। टमाटर में, टमाटर का रंग जो होता है किसके कारण, लाइकोपेन। टमाटर का रंग लाइकोपेन, टमाटर का रंग लाइकोपेन। और गाजर का रंग केरोटीन। टमाटर लाइकोपेन, टमाटर लाइकोपेन, टमाटर लाइकोपेन, टमाटर लाइकोपेन। गाजर केरोटीन, गाजर केरोटीन, गाजर केरोटीन। चुकंदर विटामिन, चुकंदर विटामिन, चुकंदर विटामिन, चुकंदर विटामिन। बात समझे, इस सब का जो रंग है, टमाटर का जो रंग है किसके कारण, लाइकोपेन के कारण, लाइकोपेन के कारण। और गाजर का केरोटीन के कारण, गाजर का केरोटीन के कारण। और चुकंदर का विटामिन, चुकंदर विटामिन। चलिए वहीं एगो दिया होगा, वनस्पति को परागैंगिक किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन।
यानी वनस्पति को, पेड़ पौधा को परावैंगनिक किरण, ये परावैंगनिक किरण क्या करता है, ओजोन परत के छेद करता है, यही ना है, ओजोन परत में छेद करता है। लेकिन पौधे को परावैंगनिक किरण से कौन बचाता है, फाइकोसाइनिन। कौन बचाता है, फाइकोसाइनिन। कौन बचाता है, फाइकोसाइनिन। कौन बचाता है, फाइकोसाइनिन। चलिए अब आते हैं रसधानी। अब किसके विषय में आते हैं, रसधानी। तो देखिए, तो रसधानी जो है ना निर्जीव पदार्थ है। रसधानी कैसे पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ। रसधानी कैसे पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ। और एकल झिल्ली से घिरा होता है। कैसे झिल्ली से घिरा होता है, एकल झिल्ली से घिरा होता है। और जो एकल झिल्ली है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। एकल झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। एकल झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। एकल झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। बात समझो, सुनो पहले, सुनो ध्यान से। रसधानी में कैसे, रसधानी रस है, रसधानी में कैसे पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। रसधानी में कैसे पदार्थ, निर्जीव। ऐसे रसधानी, ध्यान से सुनो, यहाँ पहले यहाँ ध्यान से सुनो। रसधानी में पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका का 90% भाग, समझो पहले, जंतु कोशिका का 90% भाग रसधानी होता है। जंतु कोशिका का 90% भाग क्या होता है, रसधानी। और उल्टा बोल दिए, पादप कोशिका का 90% भाग जो है ना, पादप कोशिका का 90% भाग जो होता है ना, पादप कोशिका का 90% भाग क्या होता है, रसधानी होता है। और जंतु कोशिका में कम मात्रा में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कम मात्रा में पाया जाता है। और इसमें जो है ना, उसके जीव द्रव में रसधानी पाया जाता है। पादप कोशिका के जीव द्रव में क्या पाया जाता है, रसधानी। और ये रसधानी का काम क्या है, पौधे की वृद्धि करना, पौधे का वृद्धि करना। इसका काम क्या है, पौधे का वृद्धि करना। और पौधे का सहारा भी प्रदान करता है, पौधे का सहारा भी प्रदान करता है, ठीक ना, ये सब काम है। हाँ, तो रसधानी एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। जिसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। और रसधानी का काम क्या है, उसको कठोरता प्रदान करना, ठीक ना, और उसका वृद्धि करना, कठोरता प्रदान करना और वृद्धि करना। और कठोरता प्रदान कौन करेगा, और एगो है, कठोरता प्रदान करने के लिए और एगो है, हम बताए थे, कोशिका भित्ति। कौन, कोशिका भित्ति सहारा नहीं देता है, कोशिका भित्ति सहारा देता है। तो रसधानी का में बस याद रखना है, क्या क्या रसधानी में याद करना है, रसधानी में याद करना है, रसधानी कैसी कोशिकाएं हैं, मृत कोशिका। इसका अधिकांश भाग किस में पाया जाता है, ज़्यादा किस में पाया जाता है, प्लांट में। और प्लांट की एक एकल कोशिका, निर्जीव पदार्थ जो है ना, एकल कोशिका से घिरी होती है। जिस एकल कोशिका से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, रसधानी में। 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 अब आते हैं केंद्रक की ओर। अब कहाँ आते हैं, केंद्रक की ओर। अब देखो केंद्रक एकदम देख लो, केंद्रक कहाँ तक है, एकदम पूरा केंद्रक को ध्यान से समझना है, केंद्रक एकदम बढ़िया से समझना है। को तो है रोकना है, बंद नहीं करना। चालू करो। अब आते हैं केंद्रक। अब किसकी ओर आते हैं, केंद्रक। चलो, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज, आई केंद्रक कहाँ पाया जाएगा, कोशिका के अंदर, जीव द्रव में। इस सारे रचना कहाँ पाया जाता है, जितना रचना बताए ना सब कहाँ पाया जाएगा, जीव द्रव में। जितनी रचना कहाँ पाया जाएगा, जीव द्रव में, ठीक ना। ये कोशिका का प्रमुख नामे है, अरे नामे है केंद्रक। तो सबका क्या है, केंद्र है। सबका कंट्रोल करने का पावर क्या है, केंद्र, ठीक ना, केंद्रक। यानी कि सबका कंट्रोल करने का पावर कहाँ है, केंद्रक में है। एक देखो, इसलिए नाम दिया है कोशिका का प्रबंधन। कोशिका का प्रबंधन, मेजरमेंट, सबको कंट्रोल कहता है कौन, कहता है पावर। ऐसे भोजपुरी में कहता है पावर तो पौने सिंह में बा, सेंटर है पावर का, सेंटर कौन है, पवन सिंह, कहता है सब कोई भोजपुरी में आता है। उसी प्रकार यहाँ कोशिका का जो है ना पावर किसके पास है, सबको कंट्रोल करने का पावर किसके पास है, केंद्रक के पास। इसीलिए दिया है कोशिका का प्रबंधन, इसीलिए दिया है कोशिका का प्रबंधन। तो देखो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर जो द्रव होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। केंद्रक के चारों ओर जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। केंद्रक के चारों ओर जो द्रव होगा उसको क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव। केंद्रक के चारों ओर जो द्रव होगा उसको क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव। अब केंद्रक द्रव में धागे नुमा रचना होता है, केंद्रक द्रव में धागे नुमा रचना होता है, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन। जिसे क्या कहते हैं,
केंद्रक में धागे नुमा रचना का जाल बिछा रहता है, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, और उसमें केंद्रक के बाहर क्या होता है, केंद्रक द्रव। उस केंद्रक द्रव में क्या होता है, केंद्रक द्रव में क्या होता है, धागे नुमा पूरा जो है ना जाल बिछा होता है, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन। जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। आई क्रोमेटिन नाम किसने दिया है, फ्लेमिंग में। क्रोमेटिन नाम किसने दिया है, फ्लेमिंग। क्रोमेटिन नाम किसने दिया है, फ्लेमिंग। अब क्रोमेटिन अब केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। उधर पढ़ा है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित द्रवक में। तो यहाँ केंद्रक है तो केंद्रक में डीएनए नहीं पाया जाएगा, डीएनए नहीं पाया जाएगा। और सब कोई बच्चा को क्या देता है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो कुछ भी होगा तो प्रोटीन वो पाया जाएगा। तो प्रोटीन केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ये क्रोमेटिन किसका बना होता है, क्रोमेटिन किसका बना होता है, हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए। किसका बना होता है, हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए। हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए। हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए। ठीक ना। अब समझो एक बात बता, जब कोशिका एकदम जाल के रूप में फैलल है, जब सब भाई इधर उधर फैलल है, जब विभाजन होगा तो क्या होगा, छोटी होगा। विभाजन होगा तो छोटी होगा, पैसा मोटी होगा, पैसा मोटी होगा। बस समझे। तो इसका कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। बस समझे। बस यहाँ लिखल होगा, आगे देखिए। अनेक मोटे और छोटे भागों में संगठित हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये जो है क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन है कोशिका विभाजन के बाद छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। इसी को कहते हैं हम गुणसूत्र। इसी को क्या कहते हैं, गुणसूत्र। जब क्रोमेटिन में कोशिका विभाजन होता है तो इसी से क्या बनता है, गुणसूत्र। 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 बात समझे। आगे बढ़िए। ये गुणसूत्र में, अब गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र का निर्माण किससे हुआ, क्रोमेटिन से। किससे हुआ, क्रोमेटिन। इस गुणसूत्र के अंदर गाढ़ा, एकदम चिपचिपा गाढ़ा जेली के समान द्रव भरा जाता है। किसमें, गुणसूत्र में द्रव भरा जाता है, एकदम गाढ़ा, जैसे जेल होता है ना, जेली के समान चिपचिपा गाढ़ा द्रव भरा जाता है। किसमें, गुणसूत्र में, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ये गुणसूत्र में गाढ़ा, लसलसा, चिपचिपा, ठीक ना, द्रव भरा जाता है। ठीक ना, जेली के समान गाढ़ा नहीं दिया है, जिसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। जिसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। जिसको क्या कहेंगे, अब समझो। समझो, गुणसूत्र में गाढ़ा द्रव भरा जाता है। अब देखो, अब वो मैट्रिक्स में दो कुंडित रूपा, कुंडल रूप में, ऐसे देखो, इन्हें देखो, मैट्रिक्स में एगो ऐसे और एगो ऐसे। देखिए भैया, आप लोग भी देख लीजिए, ऐसे और एगो ऐसे, एगो ऐसे और एगो ऐसे। यहाँ जो मिला इसको कहेंगे सेंट्रिओल। इसको क्या कहेंगे, सेंट्रिओल। और एगो जो ऐसे रचना होता है इसको कहते हैं अर्धगुणसूत्र। एगो ऐसे रचना हुआ अर्धगुणसूत्र, एगो नीचे से गया, इसको अर्धगुणसूत्र क्या कहेंगे। दो अर्धगुणसूत्र मिलकर एगो गुणसूत्र का निर्माण कराता है। वो जो अर्धगुणसूत्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं, क्रोमोनीमाटा। उसी अर्धगुणसूत्र को क्या कहते हैं, क्रोमोनीमाटा। क्या कहते हैं, क्रोमोनीमाटा। बात समझे कि ना। एगो इधर से और एगो इधर से, जो एगो ऊपर वाला है या नीचे वाला है अर्धगुणसूत्र, उसी को कहते हैं क्रोमोनीमाटा। अर्धगुणसूत्र को क्या कहते हैं, क्रोमोनीमाटा। क्या कहते हैं, क्रोमोनीमाटा। ठीक ना। अर्धगुणसूत्र को क्या कहते हैं, क्रोमोनीमाटा। क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमोटिड। जिसको क्या कहते हैं, अर्धगुणसूत्र को कहते हैं क्रोमोटिड। अर्धगुणसूत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रोमोटिड। अर्धगुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोटिड। अर्धगुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोटिड। ठीक ना। आई दोनों क्रोमेटिड जहाँ मिलता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। दोनों अर्धगुणसूत्र जहाँ मिलता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। समझो। अब आओ इधर, अब इधर देखो, ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र पर एकदम छोटा पदार्थ रहता है। छोटा गुणसूत्र पर छोटा पदार्थ रहता है, जिसको जीन कहते हैं। ये गुणसूत्र पर छोटा पदार्थ चिपका रहता है, जिसको क्या कहते हैं, जीन। यही जीन जो है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिकता को जो लेके जाता है, यही जीन। तो ये जीन किस पे विद्वान रहता है, जीन किस पे विद्वान रहता है, गुणसूत्र पर। जीन का किस पे विद्वान रहता है, गुणसूत्र पर। यही जीन का काम है
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिकता को लेके जाना, बात समझें। इसीलिए क्रोमोसोम गुणसूत्र को कहा जाता है अनुवांशिकता का वाहक, वंशागति का वाहक। गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? वंशागति का वाहक। क्यों कहा जाता है? गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन। बात समझे? गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन। चलिए, तो इसी से गुणसूत्र के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। यहीं अब चूंकि इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक में है तो डीएनए पाया जाता है, इसलिए डीएनए का जांच होता है। क्या हुआ? समझे? कितना देर हुआ? उधर कितना हुआ? चलने दो अभी। चलो अब निकालो, विविध निकालो, विविध निकालो। आप लोग सुधारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंपल सा है, मेरा एक के फंडा है। टाइम पे आइए, जितना उधर लेट होगा उतना इधर लेट जाएगा गाड़ी। 15 में स्टार्ट हुआ, 15 जाएगा इधर। अच्छा, अब 10 मिनट में हो जाएगा मेरा। इसीलिए हम आराम से रहेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा, हमको तनियों का नहीं। सब 15 में, ये लोग आए 15 में आया है, 15 में आया है, क्योंकि 15 में स्टार्ट हुआ है, 15 से 20 में, तो 20 मिनट इधर लेट नहीं जाएगा। चलिए निकालिए, दिवस निकालिए। महीना आज होगा अक्टूबर महीना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व प्राकृतिक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व वन प्राणी दिवस, विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व वन प्राणी दिवस, विश्व वन प्राणी दिवस, विश्व वन प्राणी दिवस, विश्व वन प्राणी दिवस। वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस। 20 डाक दिवस, 20 डाक दिवस, 20 डाक दिवस। जय प्रकाश जयंती, जय प्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। जय प्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। जय प्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब स्थापना हुआ था? विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य 1945। 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, 16 अक्टूबर 1945 को था। चलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। चलिए आइए पीछे, चलिए आइए। तो यहाँ एक होगा 22 नंबर, विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। देखिए, गेट का स्थापना कब हुआ था? सॉरी, गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। गेट का मुख्यालय, गेट का मुख्यालय एम्नेस्टी इंटरनेशनल, एम्नेस्टी इंटरनेशनल लंदन, एम्नेस्टी इंटरनेशनल लंदन। एशियाई विकास बैंक मनीला। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। आसियान जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। नाटो बोल्सेस, नाटो बोल्सेस, नाटो बोल्सेस, नाटो बोल्सेस। अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा,
अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा, अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा। रेड क्रॉस जनेवा, रेड क्रॉस जनेवा, रेड क्रॉस जनेवा। सार्क काठमांडू, सार्क काठमांडू, सार्क काठमांडू, सार्क काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी। इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल। विश्व व्यापार संगठन का लो बताएं जनेवा, विश्व व्यापार संगठन जनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन डीसी, IMF वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी, ठीक ना। अरब लीग काहिरा, अरब लीग काहिरा, अरब लीग काहिरा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कोमिकोन मास्को, कोमिकोन मास्को, कोमिकोन मास्को। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जनेवा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग। आर्थिक अफ्रीकी आर्थिक आयोग, देखिए अफ्रीका का 2 गो आया, दोनों कहाँ होगा, आदिस अबाबा, याद रखिएगा। पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग बागदाद, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग बागदाद, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग बागदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जनेवा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, हम उसी दिन बताए थे परमाणु से कुछ भी आएगा तो कहाँ मानना है, वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ है, वियना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र विकास एवं विकास सम्मेलन जनेवा। विश्व वन जीव संरक्षण कोष, विश्व वन जीव संरक्षण कोष WW ग्रांड स्विट्जरलैंड, ग्रांड स्विट्जरलैंड। विश्व वन जीव संरक्षण कोष ग्रांड स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कहाँ है, लुसाने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कहाँ है, लुसाने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कहाँ है, लुसाने। यूरोपीय कॉमन मार्केट जनेवा, देखिए यूरोपीय कॉमन मार्केट जनेवा, यूरोपीय कॉमन मार्केट जनेवा, यूरोपीय कॉमन मार्केट जनेवा। चोगम, चोगम स्टांसबर्ग, स्टांसबर्ग, चोगम स्टांसबर्ग। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना। आगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जनेवा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन, कॉमनवेल्थ लंदन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जनेवा। यूरोपीय संसद, बस एगो अलग है, यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस, ई अलग हो गया एगो, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस, ESRO पेरिस हो गया। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय बुलसेस, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय बुलसेस, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय बुलसेस, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय बुलसेस। चलिए यूनिसेफ आप लोग जानबे करते हैं, न्यूयॉर्क, यूनिसेफ न्यूयॉर्क। चलते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।